हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने कुछ समय पहले उत्तराखंड जिलेवार सीरीज को शुरू किया था, जिसमें हम 13 जिलों को पढ़ रहे थे। हम अपनी जिलेवार सीरीज की 3 क्लास कर चुके थे, जिसमें हरिद्वार जिले को कंप्लीट कर लिया था और देहरादून जिले की 1 क्लास की थी। दोस्तों, हम देहरादून जिले को बाद में पढ़ेंगे। आज हम चमोली जिले को स्टार्ट कर रहे हैं। चमोली जिले की यह पहली क्लास है, ठीक है। और हम जब चमोली को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपका देहरादून को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जिनके पास जिलेवार सीरीज के नोट्स नहीं हैं तो वह हमारी इस सीरीज से जुड़कर अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। आपको सभी अपडेट नोट्स मिलेंगे, ठीक है। जो आपका नया डाटा है उसी पर आधारित हमारे ये नोट्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों नोट रेडी किए गए हैं, तो आप हमारी इस सीरीज से जुड़िएगा और अपने नोट्स रेडी करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। सबसे पहले हम चमोली की बात करेंगे। तो चमोली की स्थापना जो हुई तो 24 फरवरी 1960 को हुई थी। देखिए, 24 फरवरी 1960 को उत्तराखंड के 3 जनपदों की स्थापना हुई थी, चमोली, उत्तरकाशी और दोस्तों पिथौरागढ़, ठीक है। जो आपके 3 सबसे बड़े जिले हैं उनकी स्थापना 1/7/24 फरवरी 1960 को हुई थी। चमोली की स्थापना पौड़ी से अलग होकर की गई थी, ठीक है। चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है और गोपेश्वर 20 जुलाई 1970 को बनाया गया, ठीक है। तो जब चमोली जिला बना तो उस समय इसका मुख्यालय चमोली में ही स्थित था। बाद में 20 जुलाई 1970 को गोपेश्वर में इसका मुख्यालय लाया गया। हुआ क्या था, जो आपकी गोना झील थी जिसका निर्माण 1893 में हुआ था, ठीक है। तो कुछ विद्वानों ने बोला था कि ये जो झील है आपकी, ये कुछ समय बाद टूट जाएगी। फिर 1894 में ये झील टूट भी गई थी, ठीक है। तो जब 1894 में ये झील टूटी तो इससे कुछ हानि नहीं हुई थी, ठीक है। फिर दोस्तों पुनः जो टूटी दूसरी बार, तो ये 20 जुलाई 1970 को ही टूटी थी, ठीक है। तो जिस कारण चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर में लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चमोली का प्राचीन नाम लालसांगा है, याद रखिएगा। लालसांगा ये अलकनंदा नदी पर बना एक पुल था जो 1894 की गोना झील की बाढ़ में बह गया था, ठीक है। ऊपर आपको बताया कि जो गोना झील थी तो ये पहली बार जो टूटी 1894 में टूटी और इस बाढ़ में ही लालसांगा जो पुल था तो यह बह गया था। चमोली शब्द सर्वप्रथम 1870 में अस्तित्व में आया जब ये पौड़ी की तहसील बना था, ठीक है। तो चमोली पहले पौड़ी की तहसील था और पौड़ी की तहसील कब बनी, तो ये 1870 में बनी थी, ठीक है। और तभी चमोली शब्द अस्तित्व में आया था। चमोली स्थित गोपेश्वर मंदिर से 6वीं शताब्दी के नाग राजा गणपति नाग एवं नेपाली शासक अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं, ठीक है। चमोली में स्थित है आपका गोपेश्वर मंदिर और यहाँ से दोस्तों 6वीं शताब्दी के नाग राजा गणपति नाग का एक त्रिशूल लेख मिला है, ठीक है। और यहीं से दोस्तों आपका नेपाली शासक अशोक चल का भी त्रिशूल लेख मिला है। जो गणपति नाग का त्रिशूल लेख है तो इसमें 4 नाग राजाओं का नाम उल्लेखित है, ठीक है। तो कौन कौन सा है, गणपति नाग, अंशु नाग, विभु नाग और स्कंद नाग, ठीक है। क्वेश्चन बनता भी है कि जो गणपति नाग का त्रिशूल लेख गोपेश्वर से मिला तो इसमें कितने नाग राजाओं का नाम उल्लेखित है। तो फ्रेंड्स 4 राजाओं का नाम उल्लेखित है। गोपेश्वर अभिलेख के अनुसार अशोकचल के द्वारा 1191 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। और अशोकचल को दानव भूतल का राजा भी बोला जाता है। याद रखिएगा कि अशोकचल का जो त्रिशूल लेख मिला तो इस त्रिशूल लेख के अनुसार 1191 ईस्वी में गढ़वाल पर अशोकचल ने आक्रमण किया था, ठीक है। और अशोकचल को दानव भूतल का राजा बोला जाता है। आइए बढ़ेंगे कि चमोली स्थित चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप की राजधानी थी। सही बात है दोस्तों कि जो चांदपुर गढ़ी है तो ये भानु प्रताप की राजधानी थी, ठीक है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह आपकी आटागाड़ नदी के तट पर स्थित है। चमोली स्थित कार्तिकेयपुर कत्यूरी शासकों की पहली राजधानी थी। ये बात भी दोस्तों सही है कि जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश था इसकी पहली जो राजधानी थी तो वह जोशीमठ के नज़दीक कार्तिकेयपुर थी, ठीक है। बद्रीनाथ के निकट गंधमादन पर्वत
कश्यप ऋषि की कर्मभूमि थी। तो गंधमादन पर्वत जो है ये आपका बद्रीनाथ के निकट है और ये कश्यप ऋषि की कर्मभूमि है। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कश्यप ऋषि की तपस्थली कहाँ पर है, तो दोस्तों कौशानी बागेश्वर में है। बद्रीनाथ के निकट प्राणा गांव में सप्त ऋषियों द्वारा जल प्रलय के दौरान अपने प्राण बचाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि प्राणा गांव ये कहाँ पर है, तो बद्रीनाथ के निकट है, जहाँ पर सप्त ऋषियों ने जल प्रलय के दौरान अपने प्राण बचाए थे। तो यहाँ पर बात हुई सप्त ऋषियों की। सप्त ऋषि आश्रम कहाँ पर है, हरिद्वार में है। सप्त ऋषि कुंड कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, और सप्त ऋषि कुंड का अन्य नाम दोस्तों मलिंग सरोवर है। ये भी क्वेश्चन बनता है। एक क्षेत्र है चमोली में बछेली खाल। बछेली खाल दोस्तों यहाँ से सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि किस बुग्याल से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं, तो दोस्तों बगची बुग्याल से होते हैं। ठीक है, भूगोलिक स्थिति, तो अब हम भूगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे कि चमोली का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, मतलब हमारे जो 13 जिले हैं, 13 जिलों में सबसे बड़ा जिला आता है क्षेत्रफल में चमोली। इसका क्षेत्रफल 8,030 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चमोली की सीमा 6 जनपदों से लगी है, 3 कुमाऊं के और 3 दोस्तों गढ़वाल के। गढ़वाल के पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिलों की सीमा लगती है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इन जिलों की सीमा लगती है। याद रखिएगा कि 3 कुमाऊं के, 3 गढ़वाल के। बात करेंगे कि चमोली की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो दोस्तों सिर्फ चीन से लगती है। ठीक है, चमोली उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊसर और बंजर भूमि वाला जिला है। ऊसर भूमि बंजर भूमि को ही बोलते हैं, जो कि राज्य में सर्वाधिक चमोली जनपद में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था की। चमोली जनपद का जनघनत्व 49 है। याद रखिएगा, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 49 लोग निवास करते हैं। ठीक है, जो कि दूसरा सबसे कम है। सबसे कम जो है तो वह आपका उत्तरकाशी में है, 41। ठीक है, तहसील की बात करेंगे, 12 तहसील हैं। ठीक है, 13 तहसील सर्वाधिक जो है तो वह आपकी पिथौरागढ़ में है। इस चीज को याद रखिएगा। विकास खंड 8 हैं। विधानसभा क्षेत्र 3 हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, थराली, कर्णप्रयाग। थराली जो है ये एससी के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन बनता है कि चमोली जनपद की वह विधानसभा सीट जो एससी के लिए आरक्षित है, तो दोस्तों थराली एससी के लिए आरक्षित है। साक्षरता की बात करेंगे तो 82.65% यहाँ की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता 93.40% है। महिला साक्षरता 72.32% है और लिंग अनुपात 1019 है। ठीक है, 10 के वृद्धि दर 5.74% है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं याद रखना, बस आप याद रखिएगा इसमें जनघनत्व और दोस्तों विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं और एससी के लिए कौन सा आरक्षित है। अब देखेंगे दोस्तों हम चमोली में स्थित प्रमुख स्थानों को जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पंचप्रयाग को पढ़ेंगे। पंचप्रयाग, तो पंचप्रयाग में से 3 प्रयाग जो हैं ये आपके चमोली में स्थित हैं। जो शुरू के 3 प्रयाग हैं तो वह आपके चमोली में आते हैं। ठीक है, पंचप्रयाग ये अलकनंदा और उनकी सहायक नदियों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रयाग जो है आपका विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है। बात करेंगे कि विष्णु प्रयाग ये किन पर्वतों के मध्य है, तो जय और विजय पर्वतों के मध्य है। ठीक है, यहाँ दोस्तों विष्णु कुंड मतलब इस क्षेत्र को विष्णु कुंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और विष्णु मंदिर आपसे पूछा जाएगा तो नंद प्रयाग आपको बताना है। ठीक है, नंद प्रयाग ये अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। नंदाकिनी का प्राचीन नाम कंडासु आता है, याद रखेगा। ठीक है, और
जो नंदाकिनी नदी है इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है। तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। पिंडर को ही कर्णगंगा के नाम से भी जानते हैं। कर्णप्रयाग का अन्य नाम पिंडारी तीर्थ है। ठीक है। अगला प्रयाग है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग ये तो आपका रुद्रप्रयाग में ही स्थित है, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। शिवानंद नौटियाल इनके द्वारा मंदाकिनी को वैदिक कालीन कुंभा कहा गया है। और अंतिम प्रयाग है पांचवा प्रयाग देवप्रयाग। ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग में जो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, इन दोनों के संगम को सास बहू का संगम बोलते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके पंच प्रयाग। ठीक है। अब बात करेंगे हम पंच केदार की। तो पंच केदार, ठीक है, जो कि भगवान शिव से संबंधित हैं। क्वेश्चन बनता है कि पंच केदार यह किस भगवान को समर्पित है। तो फ्रेंड्स ये शिव भगवान को समर्पित हैं। ठीक है। पंच केदार में से केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वरनाथ, ये 3 केदार जो हैं ये आपके आते हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है। और 2 जो केदार हैं रुद्रनाथ और दोस्तों कल्पेश्वरनाथ, ये चमोली में स्थित हैं। बात करेंगे हम रुद्रनाथ की। रुद्रनाथ चमोली में स्थित है। रुद्रनाथ की पूजा जो होती है तो भगवान शिव के रुद्रमुखी रुद्र रूपी मुख की पूजा होती है। रुद्रनाथ का अन्य नाम पितृतीर्थ है। क्वेश्चन बनता है कि किस केदार का अन्य नाम पितृतीर्थ है। तो दोस्तों रुद्रनाथ का अन्य नाम पितृतीर्थ है। रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर में होती है। अभी जो हम ऊपर पढ़ के आए थे गोपेश्वर मंदिर के बारे में, तो इसी मंदिर में आपका मतलब गोपेश्वर में ही गोपीनाथ मंदिर है। तो यहाँ पर रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। ठीक है। यहाँ पूजा अर्चना के लिए ब्रह्म कमल आवश्यक है। क्वेश्चन बनता है कि किस केदार में पूजा अर्चना के समय ब्रह्म कमल चढ़ाना आवश्यक होता है। तो दोस्तों रुद्रनाथ में। यहाँ भगवान शिव के एकानन रूप की पूजा की जाती है। ठीक है। भगवान शिव के चतुरानन मुख की पूजा पशुपतिनाथ काठमांडू में की जाती है। ठीक है। काठमांडू ये आपकी नेपाल की राजधानी है। यहाँ पर ही पशुपतिनाथ है, जहाँ पर भगवान शिव के चतुरानन मुख की पूजा की जाती है। यहाँ स्थित वैतरणी नदी को पार करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि वैतरणी नदी कहाँ पर है, कहाँ पर बहती है। तो चमोली में बहती है। ठीक है। अगला आपका केदार है दोस्तों कल्पेश्वरनाथ। तो कल्पेश्वरनाथ चमोली में स्थित है। ठीक है। यहाँ पर पूजा जो होती है केशों की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर का अन्य नाम जटामूलेश्वर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक मात्र केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। दोस्तों जो आपका कल्पेश्वरनाथ है तो ये पंच केदार में से एकमात्र केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। देखिए कारण ये है कि जो आपके पंच केदार हैं इन केदारों में दोस्तों बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा होती है। शीतकाल में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ती है। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो आना जाना सुगम नहीं हो पाता। ठीक है, तो जिस कारण ये कपाट इनके बंद कर दिए जाते हैं और कुछ मंदिर निर्धारित किए गए हैं जहाँ पर इनकी शीतकालीन पूजा की जाती है। तो जो आपका कल्पेश्वर नाथ है यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती है, जिस कारण दोस्तों इसके वर्ष भर कपाट खुले रहते हैं। ठीक है, जो कल्पेश्वर नाथ है ये किसकी तपस्थली है? तो अप्सरा उर्वशी की तपस्थली है। मुख्य पुजारी को क्या कहते हैं? भल्ला कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि किस केदार के पुजारी भल्ला होते हैं? तो दोस्तों कल्पेश्वर नाथ के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पंचबद्री के बारे में। पंचबद्री भगवान विष्णु को समर्पित हैं। ठीक है, और पहला जो आपका बद्री है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जो
31-33 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि जो आपका बद्रीनाथ है कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 31-33 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो आपका डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो आपके जो आपके 4 धाम हैं, तो 4 धामों में सबसे ऊंचा धाम कौन सा है या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है, तो दोस्तों केदारनाथ है। ठीक है, 35-84 मीटर की ऊंचाई पर। तो इसलिए आपको इन सभी की हाइट याद रखनी है कि बद्रीनाथ 31-33 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पर्वतों की बात करेंगे तो बद्रीनाथ नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। जैसे हमने विष्णु प्रयाग को पढ़ा था जय विजय पर्वतों के मध्य, ऐसे ही बद्रीनाथ है नर नारायण के मध्य। ठीक है, नर अर्जुन के रूप में मानते हैं और नारायण ये दोस्तों विष्णु के रूप में मानते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है बद्रीनाथ का तो पराशर संहिता में मिलता है। ठीक है, बद्रीनाथ के कपाट नवंबर के तीसरे सप्ताह में बंद हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका भैया दूज होती है उसी समय इनके कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट जो खुलते हैं तो अप्रैल मई में कपाट खुलते हैं। मुख्य पुजारी तो केरल के मालाबार तट के रावल नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो मालाबार तट के जो रावल पुजारी होते हैं नंबूदरी ब्राह्मण, तो वह दोस्तों बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी होते हैं। प्रथम रावल जो थे तो टोटकाचार्य थे। ठीक है, और जो बद्रीनाथ है इसके भाग कितने हैं, तो 3 भाग हैं, गर्भगृह, मंडप गृह और दोस्तों सिंह द्वार, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों विवादित क्वेश्चन है कि जो बद्रीनाथ है इसके कितने भाग हैं, तो कहीं पर आपको 4 भाग भी देखने को मिल जाएगा, पर आयोग ने इसके 3 भाग माने हैं, गर्भगृह, मंडप गृह और सिंह द्वार। ठीक है, इसका निर्माण कत्यूरी शासक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किस शैली में, तो शंकुधारी शैली में बद्रीनाथ का निर्माण हुआ था। जो राहुल सांकृत्यायन हैं तो इनके द्वारा बताया गया कि बद्रीनाथ की जो शैली है तो वह मुगल शैली है। ठीक है, बद्रीनाथ निर्माण के लिए जो भूमि दान की तो वह पद्मदेव के द्वारा की गई थी जो कि कत्यूरी राजा था। ठीक है, और बद्रीनाथ का जीर्णोद्धार जो किया तो वह ललित सुरदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो बद्रीनाथ के रक्षक देवता हैं तो वह क्षेत्रपाल हैं। ठीक है, और केदारनाथ के तो भैरव देवता। क्वेश्चन बनता है कि भैरव देवता जो है तो वह किसके रक्षक देवता हैं, तो दोस्तों केदारनाथ के। शीतकालीन पूजा, तो शीतकालीन पूजा नरसिंह मंदिर में की जाती है जो कि जोशीमठ में स्थित है। और इस नरसिंह मंदिर का जो निर्माण करवाया था तो वह कार्तिकेयपुर राज्य के संस्थापक बसंत देव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, पुराणों में बद्रीनाथ को मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, विशाला बोला जाता है। नर नारायण आश्रम भी दोस्तों बद्रीनाथ में स्थित है। चरण पादुका तीर्थ भी बद्रीनाथ को बोला जाता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के साथ भारत का भी उत्तर में स्थित धाम है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम कब आया, तो ये 1939 में आया था, जिसे 1941 में लागू किया गया था। यहाँ स्थित अलकनंदा घाट को अटल घाट कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अलकनंदा घाट है बद्रीनाथ में, इसे अटल घाट के नाम से जानते हैं। यहाँ की मुख्य प्रतिमा बद्री पंचायतन शैली में बनी है। ठीक है, यहाँ स्थित भगवान विष्णु की चिंतन प्रतिमा को शंकराचार्य द्वारा नारद कुंड से निकाला गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में स्थापित भगवान विष्णु की जो चिंतन प्रतिमा है तो किस कुंड से निकाली, नारद कुंड से निकाली थी। ठीक है, तुलसीदास ने अपनी पुस्तक विनय पत्रिका में बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख किया है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि तुलसीदास की जो पुस्तक है विनय पत्रिका, इसमें बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख किया गया है। बद्रीनाथ के निकट शेष नेत्र झील स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है कि किस जिले में शेष नेत्र झील स्थित है, तो दोस्तों चमोली में स्थित है, बद्रीनाथ के निकट। ठीक है, यहाँ स्थित ब्रह्मकपाली में पितृ पिंडदान किए जाते हैं। ठीक है, तो पितृ पिंडदान जो होते हैं तो ये आपके ब्रह्मकपाली जो कि चमोली में स्थित है यहाँ पर किए जाते हैं और यह बद्रीनाथ के निकट है। ठीक है, बद्रीनाथ के पंचकुंड, तो दोस्तों
तप्त कुंड, नारद कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड और सत्यपथ कुंड। ठीक है, तो ये आपके पंच कुंड हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम दोस्तों पंचधाराएं को। पंचधाराएं प्रहलाद धारा, इंदु धारा, भृंगु धारा, उर्वशी धारा और दोस्तों कूर्म धारा। ठीक है, तो ये आपके पंचधाराएं हैं। पंचशिलाएं तो नारद शिला, ब्रह्म कपाली शिला, मार्कंडेय शिला, गरुण शिला और नरसिंह शिला, ये आपकी पंच शिलाएं हैं। क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि पंचशिलाओं में कौन सी शिला शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नारद शिला, ब्रह्म कपाली, मार्कंडेय, गरुण और नरसिंह शिला। ठीक है, बद्रीनाथ के निकट कुछ प्रमुख गुफाएं हैं, राम गुफा, गरुण गुफा, स्कंद गुफा और मानेश्वर गुफा। ठीक है, अगला दोस्तों बद्री है आदि बद्री। आदि बद्री ये कुल छोटे बड़े 16 मंदिरों का समूह है। क्वेश्चन बनता है कि आदि बद्री कितने मंदिरों का समूह है, तो ये 16 मंदिरों का समूह है। सबसे प्राचीन मंदिर जो है इनमें तो नारायण मंदिर है। ठीक है, और किस पर्वत पर स्थित है, तो बेनी पर्वत पर स्थित है। अन्य नाम आता है नारायण मठ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नारायण मठ जो है ये आदि बद्री का प्राचीन नाम है। ठीक है, मुख्य पुजारी थापली गांव के थपलियाल ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मेला लगता है नोठा कोथिक लगता है, जिसे हिमालय महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है कि नोठा कोथिक ये हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आदि बद्री में लगता है। शंकराचार्य द्वारा नारद कुंड से निकाली गई प्रतिमा को सर्वप्रथम यहीं पर स्थापित किया गया था, जिस कारण इसे आदि बद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। तो जो आपका आदि बद्री है ये कर्णप्रयाग में स्थित है, जहाँ पर अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। अगला बद्री है दोस्तों बृहद बद्री। तो बृहद बद्री ये हेलंग घाटी में स्थित है। ठीक है, और हेबल घाटी कहाँ पर है, तो टिहरी में स्थित है। प्राचीन नाम अरण्य मठ या फिर अनिय मठ मिलता है। ठीक है, भगवान विष्णु द्वारा बृहद सन्यासियों को यहाँ दर्शन दिए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ बृहद बद्री में बृहद सन्यासी जो थे तो उनको अपने दर्शन दिए गए थे। भविष्य बद्री, तो भविष्य बद्री ये नीति घाटी में स्थित है। नीति घाटी में ही दोस्तों एक स्थान आता है सुवेन गांव, यहाँ पर भविष्य बद्री है। ठीक है, पूजा तो विष्णु की आदि प्रतिमा की पूजा की जाती है भविष्य बद्री में। ठीक है, योग ध्यान बद्री, तो योग ध्यान बद्री ये पांडुकेश्वर में स्थित है। ठीक है, किस शैली में बना है, तो दोस्तों शिखर शैली में बना है। ठीक है, योग ध्यान बद्री को दोस्तों कुंती और पांडु का विवाह स्थल बोला जाता है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से ये जिला सीरीज याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे गैरसेन के बारे में। जो चमोली में स्थित प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, गैरसेन का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो दोस्तों गहराई में स्थित समतल भूमि होता है। मतलब जो सेण का मतलब होता है गहराई में स्थित समतल भूमि। गैरसेन का उपनाम उत्तराखंड का ज्यामितीय केंद्र बिंदु। ठीक है, तो उत्तराखंड का ज्यामितीय केंद्र बिंदु किसे बोलते हैं, गैरसेन को बोलते हैं। ठीक है, गैरसेन ये पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, और किस नेशनल हाईवे पर है, तो 109 पर स्थित है। ठीक है, तो नदी याद रखिएगा कि गैरसेन पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। गैरसेन विकास परिषद, तो ये 2014 में बना था। क्वेश्चन बन चुका है, याद रखिएगा। इसे 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग जवाहरलाल नेहरू से की गई थी। ठीक है, तो 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन को बनाने की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाई गई
तो 8 जून 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया? तो दोस्तों 8 जून 2020 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के नेता देवीदत्त पंत एवं विपिन त्रिपाठी के द्वारा 1989 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। देखिए, जो आपके यूकेडी है, यूकेडी के नेता जो कि पहले अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत, ठीक है, इनके द्वारा और विपिन त्रिपाठी के द्वारा 1989 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब इस पार्टी ने स्वयं इस प्रस्ताव को पारित किया। ठीक है, यूकेडी के द्वारा 21 जुलाई 1992 को गैरसैंण को राजधानी घोषित किया गया और इसका नाम चंद्रनगर किया गया था। ठीक है, जो आपके वीरचंद्र सिंह गढ़वाली थे उन्हीं के नाम पर गैरसैंण का नाम रखा गया था, चंद्रनगर। ठीक है, अगला स्थल है दोस्तों चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी ये आटागाड़ नदी के तट पर स्थित है। देखिए, नदियां याद रखनी है क्योंकि काफी बार पूछा गया है कि किस तट पर स्थित कौन सा स्थल है। ठीक है, तो आटागाड़ नदी के तट पर स्थित है चांदपुर गढ़ी, जो कि 52 गढ़ों में से एक है। ठीक है, और 52 गढ़ों में प्रमुख गढ़ है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ही आपकी पवार वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, चांदपुर गढ़ी का शासक था भानु प्रताप, जिसे सोनपाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे कनकपाल द्वारा पवार वंश की पहली राजधानी बनाया गया था। तो गैरसैंण को चांदपुर गढ़ी को पवार वंश की राजधानी कब बनाया गया? 888 ईस्वी में, जब पवार वंश की स्थापना की गई थी कनकपाल के द्वारा। यहाँ के राजकुबरों के द्वारा नंदा राज्यात यात्रा का नेतृत्व किया जाता है। दोस्तों, चांदपुर गढ़ी के जो राजकुबर हैं उन्हीं के द्वारा नंदा राज्यात यात्रा का नेतृत्व किया जाता है। आपसे क्वेश्चन बन भी सकता है कि किस गढ़ के राजकुबरों के द्वारा नंदा राज्यात यात्रा का नेतृत्व किया जाता है? तो दोस्तों चांदपुर गढ़ी के राजकुबरों के द्वारा। अगला स्थल है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर इंपोर्टेंट है, ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी वंश के सबसे प्रतापी राजा ललित सुरदेव का संस्कृत भाषा में ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, तो ललित सुरदेव का ताम्रपत्र है दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और इसकी भाषा संस्कृत है। ठीक है, यहाँ से 4 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक का लेखक गंगाभद्र को बताया गया है। तो पांडुकेश्वर से कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए? 4। ठीक है, यहाँ योगध्यान बद्री स्थित है। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो योगध्यान बद्री है तो वह दोस्तों पांडुकेश्वर में स्थित है। और सुबेन में कौन सा स्थित था? भविष्य बद्री। ठीक है, इन ताम्रपत्रों का हिंदी विश्लेषण जो किया तो वह दोस्तों राजेंद्र लाल मिश्र के द्वारा किया गया था और ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रमुख स्थल है दोस्तों ग्वालदम। ग्वालदम ये सेब और चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में एसएसबी का प्रशिक्षण केंद्र 1970 में बनाया गया। ठीक है, यहाँ करजन ट्रेल मार्ग स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि किस जिले में करजन ट्रेल मार्ग स्थित है? तो आपका चमोली में स्थित है। चमोली में भी कहाँ पर? ग्वालदम में। ग्वालदम का युद्ध यह आपका 1581 में रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य हुआ था। इंपोर्टेंट युद्ध है क्योंकि पेपर में पूछा गया था। इस युद्ध में रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, जिसे पुरखू पंत भी बोलते हैं, तो वह मारा गया था। सागर यहाँ से चौथे केदार रुद्रनाथ का ट्रेकिंग मार्ग शुरू होता है। तो याद रखिएगा कि सागर नामक स्थान कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। अगला स्थान है दोस्तों कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग इसकी खोज 1805 में की गई थी। कर्णप्रयाग जो है ये तीसरा प्रयाग है। ठीक है, इसकी खोज कैप्टन रेपर के द्वारा की गई थी। नदी अलकनंदा और पिंडर के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग ये कर्ण की तपस्थली है। ठीक है, यहाँ आदि बद्री स्थित है। हमने पढ़ा भी था कि आदि बद्री जहाँ पर नोटा कौतिक या फिर हिमालय महोत्सव मनाया जाता है, जो कि 16 मंदिरों का समूह है, तो वह दोस्तों आपका
आदि बद्री है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आता है? कर्णप्रयाग में आता है। यहाँ पर पिरुल देवता का मंदिर स्थित है, श्री राम का मंदिर स्थित है, उमा देवी का मंदिर स्थित है और जलेश्वर मंदिर स्थित है। उमा देवी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे कि गोपेश्वर, तो गोपेश्वर इसे ये जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर है। मतलब गोपेश्वर में आता है आपका गोपीनाथ मंदिर। ठीक है, तो ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर है। तो ये तो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है उत्तराखंड में, तो दोस्तों भारत माता मंदिर जो कि हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है तो वह आपका तुंगनाथ है, 3680 मीटर की ऊंचाई पर। तो तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा सबसे प्राचीन मंदिर गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर तो भारत माता मंदिर जो कि हरिद्वार में स्थित है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित तो वह है आपका तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, गोपेश्वर मंदिर ये मध्य हिमाद्री शैली में बना है, जिसका अन्य नाम रुद्र महालय है। ठीक है, प्राचीन नाम गोस्थल, गोपाला, गोथला है। तो ये गोपेश्वर के प्राचीन नाम है। ठीक है, शीतकालीन पूजा जो होती है गोपेश्वर में तो वह रुद्रनाथ की पूजा होती है जो कि चौथा केदार है। ठीक है, चमोली जिले का हेडक्वार्टर जो बनाया गया गोपेश्वर को तो 20 जुलाई 1970 को बनाया गया था। ठीक है, और गोपेश्वर से त्रिशूल लेख मिले हैं गणपति नाग के। ठीक है, तो गणपति नाग का त्रिशूल लेख मिला है जो कि 6ठी शताब्दी का है, और इस लेख में 4 गणपति नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। एक तो आपका गणपति नाग हो गया, स्कंद नाग, विभु नाग और अंशु नाग। ठीक है, जो हम ऊपर देख चुके हैं। अगला स्थल है दोस्तों माड़ा। माड़ा यह भारत की सीमा का प्रथम गांव है। ठीक है, जो कि 24 अप्रैल 2023 को घोषित किया गया। माड़ा को पहले भारत का अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था। बाद में 24 अप्रैल 2023 को माड़ा को उत्तराखंड या भारत का प्रथम गांव के नाम से जाना गया। ठीक है, प्राचीन नाम मणिभद्रपुरी मिलता है माड़ा का। इसी के निकट केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जो 14 प्रयाग हैं। देखिए 5 प्रयाग तो आपके अलग हैं, हम अपने उत्तराखंड में 14 प्रयाग भी पढ़ते हैं जो कि प्रमुख प्रयाग हैं। इन 14 प्रयाग में पहला प्रयाग आता है केशव प्रयाग, जहां पर अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है। ठीक है, माड़ा में सरस्वती नदी पर भीमपुल स्थित है, जिसे पाषाण शिला भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर कहाँ पर स्थित है? माड़ा में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मालछा भोटियों का ग्रीष्मकालीन आवास भी है। ठीक है, माड़ा में 3 गुफाएं आती हैं, गणेश, व्यास, मुचकुंद। ठीक है, और 4 गुफाएं हमने बद्रीनाथ में भी पढ़ी थी। गोपेश्वर को 1969 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र माड़ा को 1969 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन बन जाता है कि माड़ा को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कब शामिल किया गया? 1969 में। ठीक है, यहाँ यूसीसी का पहला जन संवाद आयोजित किया गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसे जो लागू किया गया था आपका 27 जनवरी 2025 में लागू किया गया। याद रखिएगा, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है जिसने इसे लागू किया। ठीक है, तो इसका पहला संवाद कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों माड़ा में हुआ था। यहाँ भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन कहाँ पर है? तो दोस्तों माड़ा में स्थित है। अगला स्थल है दोस्तों गोचर। गोचर की खोज 1920 में लेडी बेलिंगटन के द्वारा की गई थी। तो गोचर की खोज लेडी बेलिंगटन के द्वारा 1920 में की गई थी। ठीक है, और गोचर में जवाहरलाल नेहरू जो आए तो 1938 में आए थे। ठीक है, गोचर ये उत्तराखंड का एक हवाई अड्डा भी है। उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से एक हवाई अड्डा चमोली के गोचर में स्थित है, जो कि 1998 में बना था। ठीक है दोस्तों, गोचर
गोचर में एक मेला भी लगता है, गोचर मेला, जो कि 14 नवंबर 1943 से शुरू हुआ था बर्नेडी के द्वारा, और गोचर मेले का संस्थापक पीताम्बर दत्त बड़तवाल को बोला जाता है। ठीक है, गोचर को गंगा स्वच्छ एरिया टाउन भी घोषित किया गया 2019 में। जैसे आपका 2024 की जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई, उसमें गंगा किनारे स्थित उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ जो शहर है तो मुनिकी रेती है। ठीक है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान ये 28 दिसंबर 2016 को बना। ठीक है, और 2010 में आपका उत्तराखंड भाषा संस्थान बना था। तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ पर है? गोचर में स्थित है, जो कि 28 दिसंबर 2016 को बना। अगला स्थान है दोस्तों जोशीमठ, इंपोर्टेंट है। जोशीमठ का उपनाम दोस्तों योशी या फिर ज्योतिर्मठ देखने को मिलता है। ठीक है, जोशीमठ शंकराचार्य द्वारा यहाँ पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की गई थी। देखिए पूर्णागिरि देवी पीठ तो ये तो आपका जोशीमठ में स्थित है, जबकि पूर्णागिरि मंदिर ये आपका अन्नपूर्णा पर्वत चंपावत में स्थित है। ठीक है, कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंत देव के द्वारा नरसिंह मंदिर की स्थापना जोशीमठ में की गई थी, जो कि बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा स्थल है। ठीक है, इसी के निकट कार्तिकेयपुर कत्यूरी शासकों की पहली राजधानी थी। ठीक है, तो जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर कत्यूरी शासकों की पहली राजधानी रही। ठीक है, शंकराचार्य गुफा ये जोशीमठ में स्थित है। टोकटाचार्य गुफा भी यहाँ पर ही स्थित है। जोगी झरना आता है दोस्तों जोशीमठ में, सलधर झरना आता है, नरसिंह धारा आती है, और दंडधारा ये भी आपकी जोशीमठ में स्थित है। तो आपका सलधर और जोगी झरना दोनों कहाँ पर है? जोशीमठ में स्थित है। ठीक है, जोशीमठ में बाणासुर का मंदिर स्थित है। बाणासुर की राजधानी भी जोशीमठ है। और आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बाणासुर का किला कहाँ पर स्थित है? तो चंपावत में स्थित है। जोशीमठ आपदा से ग्रस्त व्यक्तियों को पीपलकोटी में बसाया गया। ठीक है, तो दोस्तों जो उनका पुनर्वास किया गया, जोशीमठ आपदा से जो प्रभावित व्यक्ति थे तो उन्हें पीपलकोटी में बसाया गया। ठीक है, और पीपलकोटी में तो दोस्तों आपका मंडुआ संस्थान भी है। दुधातोली, तो दुधातोली इसे हिमालय दुधातोली जो है ये हिमालय के लघु मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, दुधातोली का उपनाम उत्तराखंड का पामीर दूध का कटोरा आता है। तो दूध का कटोरा या उत्तराखंड का पामीर किसे बोलते हैं? दुधातोली श्रेणी को बोलते हैं, जो कि 3 जनपदों में स्थित है। ठीक है, एक तो आपका चमोली, एक पुरी, एक अल्मोड़ा। इसे आप कैप के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कोदियाबगढ़ में स्थित है। और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, तो वह भी दुधातोली श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, दुधातोली श्रेणी से 5 नदियों का उद्गम होता है। देखिए भारत में 2 स्थान है जहां से 5 नदियों का उद्गम होता है। एक तो दुधातोली, एक आता है दोस्तों महाबलेश्वर। ठीक है, दुधातोली, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, आटा, बीनो या फिर बूनो, इन 5 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, दुधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना 1982 में सच्चिदानंद भारती के द्वारा की गई। सच्चिदानंद भारती के द्वारा 1989 में पानी राखो आंदोलन भी शुरू किया गया था। सच्चिदानंद भारती को उत्तराखंड का वाटरमैन या फिर जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला स्थान है दोस्तों ओली। उत्तराखंड के सबसे साहसिक खेल स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है ओली। एशिया का सर्वाधिक सुंदरतम ढाल वाला खेल का मैदान भी दोस्तों ओली में ही स्थित है। ओली रोपवे की बात करें तो ओली रोपवे ये कब बना? तो 1 अक्टूबर 1993 को बनकर तैयार हुआ था, जबकि इसकी नींव 1983 में रखी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो नींव रखी गई 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा और उद्घाटन इसका 10 साल बाद 1 अक्टूबर 1993 को किया गया था। ठीक है, गढ़वाल मंडल विकास निगम जिसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को की गई थी, तो इसके द्वारा 1987 में स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा ओली में स्कीइंग महोत्सव कब मनाया गया? 1987 में मनाया गया। ओली में 2004 में सेफ खेलों का आयोजन किया गया। ठीक है, और उत्तराखंड शीतकालीन खेलों का आयोजन 2 से 5 फरवरी 2023 को किया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड
शीतकालीन खेलों का आयोजन ओली में कब किया गया था? तो दोस्तों 2023 में किया गया था। ठीक है, ओली के निकट गुरसो बुग्याल है, जिसे फूलों का बुग्याल कहते हैं। देखिए, फूलों का बुग्याल गुरसो बुग्याल को कहते हैं, सही बात है, जो कि ओली में स्थित है। आपसे अगर क्वेश्चन बने कि दूसरी फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो चिनाब घाटी को कहते हैं, जो कि 2025 का ट्रैक ऑफ द ईयर भी है। ठीक है, अगला क्षेत्र है बधानगढ़ी। तो बधानगढ़ी ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जिसका अन्य नाम पश्चिमी नंदा देवी क्षेत्र है। ठीक है, इसका उपनाम उत्तराखंड का पानीपत है। याद रखिएगा कि उत्तराखंड का पानीपत किसे कहते हैं? बधानगढ़ी क्षेत्र को बोलते हैं। बधानगढ़ी का उपनाम बधानगढ़ी का युद्ध जो हुआ था 1491 ईस्वी में हुआ था, कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य। क्वेश्चन बनता है कि चंदवंश का पहला राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, तो वह दोस्तों कीर्तिचंद था, जिसने अजयपाल को हराया था। ठीक है, इन दोनों में कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा को लेकर विवाद होता था। ठीक है, और जिस कारण ये युद्ध हुआ था 1491 में। तो दोस्तों, हमने आज की अपनी इस क्लास में जो चमोली जनपद के प्रमुख स्थल थे वहां तक पढ़ा। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, जिसमें ज़्यादा समय तक आपको देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम दोस्तों लगभग 40 मिनट की क्लास किया करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही आपकी 3 क्लासों में चमोली जनपद कंप्लीट हो जाएगा। डेली आपको क्लास मिलेगी, ये गारंटी है। अब दोस्तों क्लास स्किप नहीं होगी। ठीक है, कोई डे स्किप नहीं होगा। ठीक है, डेली आपको इसकी क्लास मिलेगी। हमारी दोस्तों BSNA की क्लास भी चल रही है। ठीक है, तो उस क्लास से भी आप जरूर जुड़िएगा। आपका बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा। जितनी हम मेहनत करते हैं तो वह दोस्तों कम से कम तो वसूल हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप दोस्तों में क्लास को शेयर कर दिया करें। ठीक है, और आप अपने नोट्स भी रेडी किया करें। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नया लगता है उसे नोट कर लिया करें, क्योंकि भविष्य में आपको जरूर काम देगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि जो चमोली जनपद है, तो चमोली जनपद की स्थापना किन 2 जिलों के साथ की गई थी। ठीक है, मतलब जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय 2 जिलों की ओर स्थापना हुई थी, तो किन किन जिलों की स्थापना हुई थी, आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।